क्या होता है मटेरियल? कोई भी ऐसा सामान जो कि हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेस में कंज्यूम हो जाए, वो हमारे लिए क्या है? मटेरियल। ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसा फिजिकल सामान जिसे हम छू सकते हो, फील कर सकते हो, टैंजिबल का मतलब जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, और वो हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेस में कंज्यूम होना चाहिए। फिजिकल टैंजिबल इनपुट्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे ये कैलकुलेटर फिजिकल है, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो क्या ये मटेरियल है? डिपेंड करता है कि क्या ये हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज हो रहा है। सपोज करते हैं कि हम फैक्ट्री में वुड फर्नीचर बनाते हैं, तो फर्नीचर बनाने में क्या ये कैलकुलेटर कंज्यूम हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये उस फर्नीचर फैक्ट्री के लिए मटेरियल नहीं है। लेकिन वुड, जब हम मटेरियल फर्नीचर बनाएंगे तो उसमें फर्नीचर बनाने के लिए हमें वुड चाहिए होगा, तो क्या वो वुड मटेरियल है? बिल्कुल मटेरियल है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में कंज्यूम हो जाएगा। हम जो भी फर्नीचर बनाएंगे उसमें वुड तो लगेगा, तो वो वुड उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए क्या है? मटेरियल है। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या मटेरियल होता है। अब मटेरियल भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। चलिए एग्जांपल लेते हैं। अगर इस कैलकुलेटर की बात करें, इस कैलकुलेटर में आपको ये बटन्स दिख रहे हैं, तो ये तो देख के समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर में ये बटन्स लगे हुए हैं, तो ये आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कैलकुलेटर में ये बटन्स लगे हैं। तो ये बटन्स की जो भी कॉस्ट है इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर के लिए वो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। क्यों? क्योंकि हर बार जब भी ये कैलकुलेटर बनेगा तो फिक्स्ड क्वांटिटी में ही बटन्स लगने वाले हैं। जैसे सपोज करते हैं एक एग्जांपल के लिए, इसमें 20 बटन्स हैं, तो इस मॉडल के जितने भी कैलकुलेटर बनेंगे उसमें हर बार 20 बटन्स ही लगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 19 लगा दें या 21 लगा दें, हर बार 21 ही बटन्स, 20 बटन्स ही लगने वाले हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या है? वो मटेरियल जो कि डायरेक्टली एलोकेट हो सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप देख के बता सकते हो कि हाँ इस पर्टिकुलर सामान में, इस पर्टिकुलर गुड में ये चीज तो लगी होगी। जैसे कैलकुलेटर के लिए हमने बात की बटन्स की। कैंडल का एग्जांपल लेते हैं। कैंडल में वैक्स, मेन जो कैंडल होता है तो पूरा वैक्स का ही बना होता है, वैक्स डायरेक्ट मटेरियल है। फर्नीचर में, कोई भी फर्नीचर को आप देखिए, देख के आप बता सकते हो कि हाँ अगर लकड़ी का फर्नीचर है तो वुड लगा ही होगा, तो वुड क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। जो हम बस देख के ही बता सके कि हाँ ये पर्टिकुलर सामान तो इस गुड्स में लगी होगी, वो है डायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल जिसको आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। जैसे इस कैलकुलेटर में बटन्स तो हमने लगाए, अब बटन्स को पेस्ट करने के लिए हमने जरूर कोई ग्लू का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या वो ग्लू हम पता लगा सकते हैं कि कितना लगा होगा? बटन्स तो मेरे को पता है कि सपोज 20 बटन्स लगे हैं, लेकिन ग्लू की कोई एग्जैक्ट अमाउंट आप बता सकते हो कि हाँ इतना ही ग्लू लगा होगा? नहीं। और अगर हम ये पता भी लगाने जाएं कि ग्लू कितना लगा होगा तो उसमें हमारे सिर्फ पैसे बर्बाद होंगे। उसका अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम ग्लू की कॉस्ट अगर निकाल भी ले इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर में कितनी लगी है, तो उससे हमें क्या फायदा होगा? ग्लू तो बहुत मिनिमल लगा होगा कुछ, अगर उसके कॉस्ट को हम निकाल भी ले तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते हो, मींस आप ये देख के नहीं बता सकते हो कि ये कितना लगा होगा, वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है। और अगर हम उसका वो कितनी क्वांटिटी में लगा है, क्या अमाउंट लगा है, अगर वो निकालने भी जाएं तो वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा, इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा। जैसे कैंडल में जितना ज्यादा आप वैक्स लगाओगे उतना बड़ा थ्रेड लगाना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट मटेरियल हमेशा डायरेक्ट मटेरियल के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितना डायरेक्ट मटेरियल हमने यूज किया है, उसके हिसाब से हम इनडायरेक्ट मटेरियल यूज करेंगे। अगर हम इतना बड़ा कैंडल बनाएंगे तो थ्रेड ज्यादा बड़ा लगाना पड़ेगा, छोटा सा कैंडल बनाएंगे तो थ्रेड फिर कम लगाना पड़ेगा। तो वो डिपेंड कर रहा है किस पे, कि हम वैक्स कितना यूज कर रहे हैं। हम जितना ज्यादा वैक्स यूज करेंगे उतना ज्यादा थ्रेड लगाना पड़ेगा, जितना कम वैक्स यूज करेंगे उतना कम थ्रेड लगाना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट मटेरियल हमेशा डिपेंड करता है डायरेक्ट मटेरियल के क्वांटिटी के ऊपर। फर्नीचर में आपने देखा है कि जब फर्नीचर बनता है तो एक फेविकॉल का बड़ा डब्बा हम लेकर आते हैं जिससे हम पेस्टिंग करते हैं। तो वो तो डिपेंड करेगा ना, अगर सपोज इतना बड़ा फर्नीचर है तो उसमें उसके हिसाब से फेविकॉल लगेगा, बहुत बड़ा फर्नीचर है तो उसके हिसाब से फेविकॉल लगेगा।
तो वो डिपेंड कर रहा है हर बार डायरेक्ट मटेरियल के क्वांटिटी के ऊपर। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जिसे आप देख के बता सकते हो कि हाँ ये इतना लगा होगा, और इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जिसे आप देख के नहीं बता सकते कि ये कितना लगा होगा। और अगर हम ये पता भी लगाना चाहें कि ये कितना लगा है तो लगाकर कोई फायदा नहीं है, वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। तो ये हो गई बात डायरेक्ट मटेरियल की, इनडायरेक्ट मटेरियल की। अब हम बात करेंगे कि मटेरियल के कॉस्ट को कैसे कंप्यूट करना है। चलिए एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं। आपका छोटा भाई है सपोज, वो घूमते घूमते स्मार्ट बाजार पहुंच गया। सपोज करिए ये स्मार्ट बाजार है, वो पहुंच गया स्मार्ट बाजार। अब स्मार्ट बाजार में वो घूम रहा है ऐसे ही, उसने देखा कि सेल लगी हुई है। जो 100 रुपीज का कोक होता है वो 90 में मिल रहा है। 100 रुपीज का जो कोक है वो 90 में मिल रहा है, लेकिन आपको 12 पीसेज लेने पड़ेंगे। तो पूरा एक क्रेट जो है वो आपको 90 रुपीज पर पीस के हिसाब से मिल जाएगा। बड़ा खुश हो गया वो कि चलो कोक लेके चलते हैं, भैया को दिखाएंगे कि देखो तुम तो हर बार 100 रुपए में लाते हो, आज हम सस्ते में लेकर आए हैं। क्रेट तो ले लिया उसने। अब क्रेट इतना भारी कि वो अकेले ला नहीं पाए, उसके लिए उसने एक कंटेनर लिया। इसमें कोक के बॉटल्स रखें, प्लीज इग्नोर करिएगा मेरी ड्राइंग को। एक क्रेट लिया, सपोज करते हैं ये क्रेट उसने 100 रुपए में लिया। क्रेट उठाया, चल रहा है, नहीं समझ गया कि घर तो नहीं ले जा पाऊंगा चल के, कैब किया, कैब में आ गया घर। अब मेरे को बोल रहा है कि देखो भैया मैं तो ले आया हूं कोक 100 रुपए वाला 90 रुपीज में, तुम तो हर बार 100 रुपए में लाते हो, मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जरा बताओ कैसे लाए हो। तब वो बता रहा है कि 100 रुपीज का था, 12 पीस लेने पे मेरे को 90 रुपीज पर पीस के हिसाब से मिल गया। तो तुमने क्या पे किए, मैंने पूछा। मैंने 12 इंटू 90 1080 रुपीज कोक की पेमेंट की। 90 इंटू 12 1080 रुपीज पे किया। फिर मैंने पूछा कि भाई ये जो क्रेट लाए हो क्या ये फ्री में लाए हो, इसका पैसा नहीं लिया उन्होंने? नहीं, इसका तो 100 रुपए लिया। तो वो कौन ऐड करेगा? ऐड करो 100। अब आए कैसे हो? भैया मैं तो कैब से आया। तो कैब का जो कॉस्ट लगा वो कहां जाएगा? तुम तो सिर्फ कोक लेने ही गए थे, ये कैब का जो खर्च लगा क्यों लगा? तुम्हारे कोक की वजह से। अगर तुम्हारे पास ये कोक नहीं होता तब तो तुम आराम से पैदल आ सकते थे या बस से आ सकते थे, जैसे भी आ सकते थे। बट ये कैब का जो खर्च है ये तो इसलिए लगा क्योंकि तुम्हारे पास कोक की बॉटल थी, इसकी वजह से भारी हो गया सामान, तो कैब से तुमको आना पड़ा। तो ये कैब का जो कॉस्ट है वो भी तो इसमें जुड़ेगा। कैब का कितना लगा? कैब का तो भैया 400 रुपये लग गया। सब मिला के क्या कॉस्ट लगी? 1080 प्लस 100 प्लस 400 1580। कितने कोक बॉटल्स की? 12 पीसेस की। तो पर पीस की कॉस्ट क्या आने वाली है? 1580 बाई 12, यार हमारा 131.66। मतलब एक कोक की बॉटल जिसकी ओरिजिनली कीमत 100 रुपए है, उसकी मेरे भाई ने कितने पैसे दिए हैं? 131.66। और उसे क्या लग रहा है कि वो 90 रुपीज में लेकर आया है बॉटल। तो यही सारे मिथ होते हैं जो हम इस चैप्टर को पढ़कर समझते हैं कि जब भी मटेरियल के कॉस्ट को कंप्यूट करना है तो सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमने सप्लायर को क्या पेमेंट की, उसके अलावा जो भी सपोर्टिंग कॉस्ट होते हैं उनको भी हमें लेना पड़ेगा। सपोर्टिंग कॉस्ट जैसे कि सपोज करिए कि ये आपकी फैक्ट्री है। अब गुड्स लेने हम बाजार में गए तो बाजार जाने का भी तो एक खर्च है, उसको भी लेना पड़ेगा। मार्केट गए, मार्केट जाने का जो खर्च है, मीन्स हम जब लेने जा रहे हैं, तो लेने जा रहे हैं मतलब ऑर्डर करने जा रहे हैं, तो लेने जाने का जो खर्च है उसे हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसे हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब सामान लेने के लिए मार्केट पहुंचे, सामान पसंद भी आ गया, सप्लायर को अब सामान के पैसे देंगे। तो जो सप्लायर को हम पेमेंट कर रहे हैं वो है इनवॉइस पेमेंट। मींस ये मेरी है परचेज कॉस्ट या परचेज प्राइस आप बोल सकते हैं। मैंने जो सप्लायर को पैसे दिए दैट इज परचेज प्राइस। अब ऑर्डर दे दिया, सप्लायर हमारे पास गुड्स भेजेगा, तो गुड्स आने में भी तो पैसे लगेंगे, लेके आने का खर्चा। गुड्स को लाने के लिए सपोज करते हैं कि मैं एक ट्रांसपोर्ट में गुड्स लेके आऊंगा, तो भाड़ा देना पड़ेगा। तो वो क्या है मेरे लिए? वो है फ्रेट। फ्रेट देना होगा। तो क्या ये हमारे मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं है? बिल्कुल है।
लेने जाने का जो खर्चा लगा वो भी है, सप्लायर को जो मैंने पैसा दिया वो भी है, मटेरियल लेकर आए तो लेके आने में जो खर्चा लगा वो भी हमारे मटेरियल कॉस्ट का पार्ट है, फ्रेट एंड अदर्स। अब मटेरियल हमारे फैक्ट्री पर आ गया, प्रीमाइसेस पर पहुंच गया। अब एक बात बताइए, मैं सपोज करते हैं कि 1000 kg गुड्स लाया, 1000 kg गुड्स लाया। अब क्या पूरा 1000 kg एक बार में प्रोडक्शन में चला जाएगा? नहीं भैया, एक बार में तो पूरा नहीं जाएगा। सपोज करते हैं कि एक बार में 50 kg ही गया, 50 kg ही गया। अब जो बचा हुआ 950 kg है उसको तो स्टोर करके रखना पड़ेगा, उसको तो रखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि बाहर छोड़ देंगे, अच्छे से रखना पड़ेगा। तो स्टोर करने में भी तो कुछ पैसा लगेगा, तो स्टोर करने का जो खर्चा है, रखने का खर्चा है, उसे हम कहते हैं स्टोरिंग कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट या फिर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। क्या क्या खर्चे लगे? सबसे पहले मैं बाजार गया तो जाने का खर्चा, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। सप्लायर से गुड्स खरीदा, उसको पैसे दिए, परचेस कॉस्ट। गुड्स हमारे पास आया, गुड्स आने का जो खर्चा है दैट इज फ्रेट। और अब गुड्स को रखने का भी खर्चा लग रहा है, तो रखने का जो खर्चा है दैट इज कैरिंग कॉस्ट। तो देख रहे हो कितने सारे कॉस्ट अपने को कंसिडर करने होते हैं। हम क्या देखते हैं कि हमारा मटेरियल में प्राइस क्या लग रहा है, बस, वो नहीं होता है। कई बार क्या होता है ना कि ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट से हम देखते हैं कि 199 का ऑर्डर करें तो हमें फ्री डिलीवरी मिल जाएगी, तो हम डिलीवरी बचाने के लिए ना कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं, कुछ भी, पता नहीं वो हमारे पास यूज में आएगा कि नहीं। तो हम ध्यान में क्या देते हैं कि बस 199 हो जाए, फ्री डिलीवरी मिल जाए, वही हमारा कॉस्ट होगा। नहीं, जो सामान वेस्ट हो रहा है, सपोज करिए कि आपको ब्रेड चाहिए था, आपको सिर्फ एक ब्रेड चाहिए था, इस ब्रेड की ओरिजिनली कीमत थी 30 रुपीज और डिलीवरी लगी 60 में ये ब्रेड आपके पास आ जाता। बट आपने क्या किया, डिलीवरी बचाने के लिए साथ में ब्रेड तो 30 का मंगाया और भी कोई एक सामान मंगा लिया, सपोज करिए XYZ, ये एक सामान मंगा लिया 170 का, 200 हो गए, डिलीवरी बच गई। लेकिन ये वाला जो सामान है XYZ, ये पता नहीं आप कब यूज करोगे, हो सकता है कि ये सामान पड़ा पड़ा खराब भी हो जाए। 99% केसेस में ऐसा होता भी है कि हम जो बेकार का सामान मंगाते हैं वो बेकार का ही पड़ा रहता है और वो बर्बाद हो जाता है। तो इस केस में मेरी ब्रेड की कॉस्ट क्या हो गई, 200। तो कई बार डिलीवरी बचाने के चक्कर में हम एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर कर लेते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। ये सब कैसे समझ में आएगा, यही चैप्टर पढ़ के ही समझ में आएगा, कंसेप्ट्स को बस बिल्ड करना है। चलिए, ये तो मजाक की बात हो गई। तो मटेरियल कॉस्ट कैसे कंप्यूट करना है, हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है वो हमें बताता है मटेरियल कॉस्ट कैसे कंप्यूट करना है। उसमें हम क्या लेंगे, सबसे पहले तो बाजार गए लेने, उसका जो कॉस्ट है दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। परचेस किया, परचेस कॉस्ट। मटेरियल लेकर आए, फ्रेट लगा, फ्रेट को लेना है। और साथ ही साथ मटेरियल को जब स्टोर कर रहे हैं तो स्टोर करने का जो खर्चा है दैट इज स्टोरिंग कॉस्ट, उसको भी कंसिडर करना है। तो ऑल कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। एक बार फैक्ट्री प्रीमाइसेस पे गुड्स आ गया तो गुड्स आने में जो भी कॉस्ट लगा, पहले हम गुड्स लाने गए, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगा, ऑर्डर किया गुड्स, सप्लायर को पेमेंट की, परचेज प्राइस लगा, मटेरियल हमारे पास आया फैक्ट्री में, हमने भाड़ा दिया तो फ्रेट दिया। तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा मटेरियल कॉस्ट या फिर लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बाद में लगे, सॉरी स्टोरिंग कॉस्ट तो बाद में लगेगा, जब हम मटेरियल को प्रोडक्शन में लेकर जाएंगे, स्टोर करेंगे। फैक्ट्री तक लाने के लिए क्या खर्चा लगा, एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लगा, दूसरा परचेस कॉस्ट लगा और तीसरा आने के समय जो फ्रेट लगा। क्लियर है? तो ये होता है हमारा लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। फैक्ट्री आने तक, फैक्ट्री में आने तक जो भी कॉस्ट लगा वो है हमारा लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब ये जो लैंडेड कॉस्ट है, अगर डायरेक्ट मटेरियल के लिए लग रहा है तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बन जाएगा, और इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए लग रहा है तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बन जाएगा। जो भी कॉस्ट लगा, डायरेक्ट मटेरियल के लिए लगा तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए लगा तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्या सिग्निफिकेंस है मटेरियल का? एक बात बताइए, फर्नीचर लेते हैं तो जितना अच्छा वुड होगा उतनी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उतनी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है मटेरियल से प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत इनहैंस हो जाती है। अगर हम अच्छा मटेरियल यूज करेंगे तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, खराब मटेरियल यूज करेंगे तो प्रोडक्ट खराब बनेगा।
हाईएस्ट कॉस्ट एलिमेंट, सबसे ज्यादा कॉस्ट भी मटेरियल का ही लगता है। एक फर्नीचर में सबसे ज्यादा कॉस्ट किस चीज का लग सकता है? क्या लेबर का लग सकता है? क्या फेविकॉल का लग सकता है? नहीं, हर बार सबसे ज्यादा जो कॉस्ट होगी वो फर्नीचर में वुड की ही होगी। क्यों? क्योंकि वुड उसका डायरेक्ट मटेरियल है। तो जो भी डायरेक्ट मटेरियल होता है वो हमेशा हाईएस्ट कॉस्ट एलिमेंट होता है। और थर्ड, वेस्टेज कैन हैव ह्यूज इंपैक्ट ऑन कॉस्ट। अगर हम मटेरियल को बहुत ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो उससे हमारे कॉस्ट पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। एक फर्नीचर बनाने के लिए हमें 50 kg वुड की ज़रूरत है। हम 50 kg वुड हमें नहीं मिल रहा था, हम 70 kg वुड ले आए। अब उसमें से काट के 50 kg यूज़ किया, 20 kg वेस्ट हो गया। तो ये जो 20 kg है, मेरे जेब से तो पैसे लग गए। तो ये जो 20 kg वेस्ट हुआ, इसका तो कॉस्ट पे इंपैक्ट है ही। मैं 70 kg लेके आ रहा हूँ, यूँ सिर्फ 50 kg कर रहा हूँ, 20 kg वेस्ट कर दे रहा हूँ। तो वो 20 kg का पैसा मैंने तो दिया, तो मेरे लिए तो वो क्या है? वेस्टेज। तो मटेरियल के वजह से हर समय कॉस्ट पे बहुत ही ह्यूज इंपैक्ट हो सकता है अगर हम मटेरियल को वेस्ट करें तो। अब हमने सीखा मटेरियल कॉस्ट कैसे कंप्यूट करते हैं। थ्योरेटिकली सीखा, मीन्स प्रोसेस आपको बताया, प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अब एक बार हमने मटेरियल के कॉस्ट को कंप्यूट कर लिया तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? ये चेक करना कि क्या हमने कहीं ज्यादा खर्च तो नहीं कर दिया है। उसके लिए हम करते हैं मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। प्रोसेस है ये देखने का कि मटेरियल में कहीं कॉस्ट ज्यादा तो नहीं लग रहा है। कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए पहले एक बजट, एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। कि स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि बाजार में जो लोग बेस्ट हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका क्या कॉस्ट लग रहा है। सपोज करते हैं कि फर्नीचर का हम अगर काम करते हैं तो जुआरी बोलकर एक ब्रांड है, अच्छा फर्नीचर का ब्रांड है। इसे हम मानते हैं कि ये इंडस्ट्री लीडर है। एक एग्जांपल के लिए, ये अगर एक सोफा बनाता है, तो उसमें इसके मटेरियल कॉस्ट क्या लगते हैं वो पहले हम स्टडी करेंगे। एक बार वो स्टडी हो गया, वो हमारा बन गया स्टैंडर्ड, कि हम भी जब ऐसा सोफा बनाएंगे तो यही मटेरियल कॉस्ट में काम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या लगा। पहले तो स्टैंडर्ड सेट हो गया कि जो इंडस्ट्री लीडर है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, वो क्या कॉस्ट लगा रहा है। अब हम चेक करेंगे हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस कि हमने एक्चुअली में क्या कॉस्ट लगाया। फिर डेविएशन देखेंगे कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या फर्क है। स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉस्ट लगना चाहिए था 10,000। एक सोफा अगर जुआरी बनाता तो वो 10,000 लगाता। हम जब बना रहे हैं तो हमने लगा दिया है 12,000। तो डेविएशन है, हमने ज्यादा लगाया है। अब हम एनालाइज करेंगे कि ये जो 2,000 रुपये ज्यादा लगा है, ये क्यों लगा है, ये 2,000 रुपये क्यों ज्यादा लगा है। और एक बार जब हमें रीजंस पता चल गया कि क्यों ज्यादा लगा है, तो उसके बाद हम फिर क्या कर सकते हैं? रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। पहले स्टैंडर्ड सेट करना, दूसरा एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ उसको कंपेयर करना, फिर देखना कि डेविएशंस है या नहीं, और अगर डेविएशंस हैं तो रीजंस क्या है डेविएशन के। एक बार रीजन पता चल गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे? रेक्टिफाई कर लेंगे। एकदम सिंपल स्टेप है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब मटेरियल कॉस्ट कंप्यूट करेंगे। अब मटेरियल कॉस्ट जब कंप्यूट करेंगे तो उसमें 3 कैटेगरी है। एक हो गया डोमेस्टिक परचेज, जब हम मटेरियल अपने ही कंट्री से परचेज करके ला रहे हैं तो क्या कॉस्ट कंप्यूटेशन का प्रोसेस है। दूसरा, जब हम किसी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करवा रहे हैं तो क्या प्रोसेस है। और थर्ड, हम मटेरियल खुद बनाते हैं। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। चलिए सबसे पहले आ जाइए मटेरियल कॉस्ट कंप्यूटेशन में। आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन मटेरियल कॉस्ट। क्या आइटम्स है जो कि हमारे मटेरियल कॉस्ट का पार्ट कभी नहीं बनने वाले हैं, चाहे हम डोमेस्टिक परचेज करें, चाहे हम फॉरेन से मंगाएं, चाहे हम कुछ भी करें, ये सब कॉस्ट कभी भी हमारे मटेरियल का पार्ट नहीं बनेंगे। सबसे पहले एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस। कोई भी एबनॉर्मल एक्सपेंस या लॉस का मतलब ऐसा कोई भी एक्सपेंस या लॉस जो मैंने नहीं सोचा था बट हो गया। हमेशा याद रखना है, एबनॉर्मल का मतलब जो मैंने नहीं सोचा था बट हो गया। जैसे कि चोरी, कभी भी हम सोचते हैं कि हम मटेरियल लेके जाते हैं, इसमें से तो 50 kg चोरी हो ही जाएगा, जनरली नहीं सोचते हैं। एक्सीडेंट, ऑब्सोलेसेंस का मतलब आउटडेटेड हो जाना। तो कोई भी एबनॉर्मल केस होता है, जैसे कि चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ऑब्सोलेसेंस हो गया, तो वो हमारे मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो सीधा हम ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्टिंग पीएल में।
सपोज करिए कि 50 केजी मटेरियल चोरी हो गया, तो वो 50 केजी मटेरियल जो चोरी हो गया उसकी जो भी कॉस्ट थी वो मटेरियल कॉस्ट से हम माइनस करेंगे और उसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्टिंग पीएल में, वो हमारे मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। सेकेंड, कोई भी फाइन, पेनल्टी या डैमेजेस हमें देने पड़ते हैं। फाइन, पेनल्टी, डैमेजेस हम क्यों देते हैं, अपने कुछ गलती के वजह से। तो ये गलती कभी भी मटेरियल के कॉस्ट में ऐड नहीं हो सकती है, ये हमारी गलती हमें ही भुगतना पड़ेगा, ये हमारे प्रॉफिट में से रिड्यूस होगा। अगर हम मटेरियल के कॉस्ट में चार्ज करेंगे तो फिर कस्टमर से लेना पड़ेगा, क्या कस्टमर से ले लेंगे, नहीं, हमारी गलती है, कस्टमर क्यों देगा। तो कोई भी फाइन, पेनल्टी, डैमेज मटेरियल के कॉस्ट में नहीं जाएगा। जैसे कि पुलिस फाइन, मैंने सिग्नल तोड़ दिया, चालान कट गया, तो जिस गाड़ी में मेरे गुड्स आ रहे थे उसने सिग्नल तोड़ दिया, चालान कट गया, तो क्या मैं मटेरियल के कॉस्ट में ऐड कर दूं, नहीं कर सकते हैं। डेमरेज चार्ज, भैया ये एक नया वर्ड आ गया, डेमरेज चार्ज। क्या होता है डेमरेज चार्ज, चलिए बताते हैं। सपोज करिए कि आप कोलकाता की एक फैक्ट्री में बैठे हो, आपने ऑर्डर दिया जापान के कस्टमर को, जापानी डोमेस्टिक ही रखते हैं, जयपुर का एक कस्टमर है, उसको हमने ऑर्डर दिया कि भाई मेरे को ये गुड्स चाहिए, भेज दो। बोला ठीक है भेज देते हैं। तो उसने, सप्लायर ने ट्रांसपोर्ट कंपनी में गुड्स लोड करवाया, गुड्स भेज दिया। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑफिस में आके पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होगा कि हमारे डोर स्टेप पे आके डिलीवरी कर दे, बहुत बल्कि गुड्स था तो वो ट्रांसपोर्ट ऑफिस में आ गया है, अब हमें ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाकर कलेक्ट करवाना है। हम सोए रह गए, हम भूल गए कि हमने ऑर्डर किया था। अब ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ये गुड्स पड़ा हुआ है, 10 दिन 15 दिन हो गए, फिर अचानक से हमारी नींद खुली, हमें याद आया कि अरे हमने तो गुड्स मंगवाया था जयपुर से, अभी तक आया नहीं। हमने फ़ोन किया, वो बोल रहा है कि भैया आपका गुड्स तो कब का पहुंच गया, जाइए ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाके पता करिए। फिर मैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पहुंचा, उससे पूछा कि मेरा गुड्स आने वाला था जयपुर से, आ गया क्या। तो वो हमारे पे चढ़ रहा है कि भाई साहब आप कितने दिनों से आ रहे हो, 10 दिन पहले ही आपका गुड्स आ गया था, आप कहाँ थे इतने दिन से, अब तो आपको फाइन देना पड़ेगा। मैंने पूछा किस बात का, तो वो मेरे को बिल दिखा रहा है कि देखिए बिल में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप 2 दिन तक गुड्स कलेक्ट नहीं करते हो तो पर डे का आपको इतना फाइन देना पड़ेगा। अब गलती तो मेरी है, फाइन देना पड़ेगा। तो यही फाइन होती है डेमरेज चार्ज, कि मैंने गुड्स आ गया, मेरा गुड्स रखा हुआ है, मैंने कलेक्ट नहीं किया, तो उसके वजह से जो फाइन लगी दैट इज डेमरेज चार्ज, देना पड़ेगा। तो ये भी हम क्या मटेरियल के कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। थर्ड, कोई भी इंटरेस्ट कॉस्ट, मैंने गुड्स खरीदने के लिए किसी से लोन लिया, अब लोन पे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो क्या वो गुड्स के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, नहीं होगा। फाइनेंस चार्जेस नहीं होगा। कैश डिस्काउंट, अगर मेरे को कोई कैश डिस्काउंट मिलता है तो उसे हमें क्या करना है, इग्नोर करना है बस। सपोज करिए कि मैंने ये जयपुर वाले जो कस्टमर सप्लायर है हमारे, इनसे गुड्स खरीदा 5 लाख रुपीस का, इन्होंने मेरे को बोला कि अगर आप 5 डेज के अंदर पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 2% का कैश डिस्काउंट दूंगा। 5 डेज के अंदर आप पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 2% का कैश डिस्काउंट दूंगा। मैंने 5 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया तो 5 लाख में मेरे को 2% डिस्काउंट मिल गया। 5 लाख में 2% डिस्काउंट मिला, मतलब 490 का मैंने पेमेंट किया। तो मैं अपने मटेरियल की कॉस्ट को क्या मानूं, मटेरियल के कॉस्ट को 5 लाख रुपीज़ ही मानना है। जो कैश डिस्काउंट का पोर्शन है उसको कुछ नहीं करना है, इग्नोर करना है। इसीलिए यहाँ इंक्लूडेड है कि वो हमारे मटेरियल के कॉस्ट में कुछ भी नहीं होगा। कैश डिस्काउंट में कंफ्यूजन होता है हमेशा, जब भी कैश डिस्काउंट मिला है एज इट इज उसको रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, कभी भी वो हमारे मटेरियल के कॉस्ट में से माइनस नहीं होगा। 5 लाख रुपीज़, एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, 5 लाख रुपीज़ का मैंने गुड्स खरीदा, 2% मेरे को कैश डिस्काउंट मिला, तो मेरी गुड्स की कॉस्ट क्या होगी, 5 लाख ही होगी, 4,90,000 नहीं होगी। कोई भी इम्प्यूटेड कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने अगर ये 5 लाख का मटेरियल नहीं खरीदा होता तो मैं 5 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट कर देता और इन्वेस्ट करके मेरे को 10,000 रुपये मिल जाते। तो ये तो 10,000 रुपये मेरे को तब मिलते जब मैं इन्वेस्ट करता, मैंने तो इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने मटेरियल खरीद लिया। तो मेरे को ये जो 10,000 का नुकसान हुआ ये कौन बियर करेगा, मटेरियल करेगा, नहीं। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट हमारे मटेरियल का पार्ट नहीं बनेगी। कोई भी सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव अगर हमें मिल जाती है किसी भी अथॉरिटी से, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, तो उसे हम अपने कॉस्ट में से रिड्यूस कर लेंगे। जैसे 5 लाख रुपीज़ का मैंने गुड्स मंगाया, इसमें से मेरे को 50,000 रुपीज़ की सब्सिडी मिल गई। 5 लाख का गुड्स मेरे पास आया, 50,000 की सब्सिडी मिल गई, तो मेरी कॉस्ट क्या लगी, 4,50,000। तो ये 4,50,000 ही मटेरियल का कॉस्ट होगा, जो सब्सिडी मिली माइनस कर देना है। क्यों, क्योंकि वो कॉस्ट तो मेरे को ऑलरेडी किसी से मिल गया ना। मेरे को 5 लाख
का गुड्स चाहिए था, 5 लाख का गुड्स आया, मेरे को 5 लाख का कॉस्ट रिकवर करना था, तो 5 लाख में 50,000 तो रिकवर हो गया, तो मैं अब कस्टमर से कितना रिकवर करूंगा, 450 करूंगा, क्यों, क्योंकि 50 तो रिकवर हो गया है, तो कोई भी सब्सिडी मिलेगी माइनस कर देना है। फिर एनी रिकवरी ऑफ कॉस्ट फ्रॉम कस्टमर, थर्ड पार्टी, गवर्नमेंट शुड बी एक्सक्लूडेड। बहुत बार क्या होता है ना कि हम कस्टमर को गुड्स भेजते हैं, कंटेनर्स में भेजते हैं, तो ये जो कंटेनर का कॉस्ट होता है ये हमें बियर करना रहता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर बोलता है कि वो बियर कर लेगा, तो जो कस्टमर बियर कर ले रहा है क्या वो मेरे लिए कॉस्ट है? नहीं, वो तो कस्टमर बियर किया, तो जो भी कंटेनर का कॉस्ट है वो किसके हिस्से जाएगा? कस्टमर के हिस्से, मेरे हिस्से नहीं आएगा। गवर्नमेंट की बात करूं, बहुत बार होता है कि हम जीएसटी पे करते हैं, तो जीएसटी में हमें क्या मिल जाता है? आईटीसी रिफंड मिल जाता है, अगर हम आईटीसी क्लेम करें तो रिफंड आ जाएगा, तो आईटीसी आ गया तब भी क्या वो जो मैंने जीएसटी पे किया था वो हमारे कॉस्ट का पार्ट है। मैंने 5 लाख रुपीस का गुड्स लिया, इसमें मैंने 18% जीएसटी पे किया, दैट इज 90,000। अब ये 90,000 मेरे को आईटीसी मिल जाएगा, मतलब गवर्नमेंट मेरे को ये रिफंड कर देगी, तो क्या मैं इसको अपने कॉस्ट में ऐड कर दूं? मैंने 5 लाख और 90,000 जीएसटी का, मतलब 5,90,000 पेमेंट किया। अब ये 590 में 90,000 तो आईटीसी का जो वापस मिल जाएगा, तो मेरे जेब से क्या पैसे लगे? 5 लाख ही लगे, 90,000 तो वापस आ जाएगा, तो मेरी मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी? 5 लाख रुपीज ही होगी। एकदम क्लियर है? वेरी गुड। 7, व्हेन मटेरियल्स आर वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस। बहुत बार ऐसा होता है ना कि मटेरियल को हम स्टैंडर्ड प्राइस पे वैल्यू करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि मटेरियल जो भी लेके आऊंगा, सपोज 10 रुपए पर केजी के हिसाब से लाऊंगा, ये स्टैंडर्ड रेट है, तो बहुत बार हम मटेरियल को स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू कर देते हैं, एक्चुअल देखते ही नहीं है। अब हो सकता है कि एक्चुअल कुछ अलग हो, जब मैं एक्चुअल देख रहा हूं तो एक्चुअल है मेरा 15 रुपीज पर केजी, एक्चुअल क्या है? 15 रुपीज पर केजी। अब वेरिएंस है, वेरिएंस मतलब डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 5 रुपए पर केजी का डिफरेंस है, 5 रुपए पर केजी का डिफरेंस है। मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था कि मैं 10 रुपए में मटेरियल खरीदूंगा, बट जब एक्चुअली में खरीद के ला रहा हूं तो 15 लग रहा है, तो डिफरेंस तो है, कितने का डिफरेंस है? 5 रुपए का डिफरेंस है। अब ये 5 रुपए पर केजी में मैं एनालाइज करूंगा कि नॉर्मल रीजंस की वजह से कितना है और एबनॉर्मल रीजंस की वजह से कितना है। इसमें से मेरे को पता चला कि 2 रुपए पर केजी तो मटेरियल का दाम ही बढ़ गया है। मैंने जब ये स्टैंडर्ड बनाया था 10 रुपए, बहुत पहले बनाया था, तब मटेरियल की दाम 10 रुपए था, अब नॉर्मली 12 रुपए में मटेरियल मिलता है, तो ये जो 2 रुपए का डिफरेंस आया ये तो नॉर्मल है। अब मटेरियल का दाम बढ़ गया है, वो तो मेरे रीच के बियॉन्ड है, उसमें तो मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरा कोई कंट्रोल है? कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो नॉर्मल रीजंस की वजह से जो वेरिएंस है उसको फिर मैं इंक्लूड कर लूंगा, तो मैं अपने मटेरियल के कॉस्ट को क्या मानूंगा? 10 नहीं मानूंगा, 12 मानूंगा। क्लियर है? लेकिन 3 रुपीज पर केजी का जो वेरिएंस है ये एबनॉर्मल रीजंस की वजह से है। मैंने मटेरियल को ढंग से ना हैंडल नहीं किया, मैं जब लेके आ रहा था तो मैं बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से मेरा बहुत सारा मटेरियल टूट गया, उसके वजह से मेरी कॉस्ट बढ़ गई, मेरी जो मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल वेस्ट हुआ जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई। तो ये जो 3 केजी है, 3 रुपीज पर केजी, ये जो है ये एबनॉर्मल रीजन है। तो क्या एबनॉर्मल रीजन हमारे कॉस्ट का पार्ट बनेगा? नहीं, जो नॉर्मल रीजंस की वजह से वेरिएंस आ रहा है उसे हम ऐड करेंगे, एबनॉर्मल को इग्नोर करेंगे। दैट मीन्स 10 रुपीज मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था, 2 रुपए पर केजी क्या है? नॉर्मल वेरिएंस है, तो उसको ऐड कर देना है। मटेरियल का कॉस्ट क्या बन जाएगा? 12 रुपीज। कि स्टैंडर्ड कॉस्ट है आपका 10, एक्चुअल में लगा 15। अब इसमें से 5 रुपीज का वेरिएंस है, तो मैं एनालाइज करूंगा कि 5 रुपीज में से नॉर्मल वेरिएंस कितना है। नॉर्मल 2 रुपए है और अब नॉर्मल 3 है, तो जो नॉर्मल है उसको इंक्लूड करिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट था 10, नॉर्मल वेरिएंस की वजह से आया 2, ऐड किया, मटेरियल का कॉस्ट बन गया 12। एकदम सिंपल, जो अब नॉर्मल है उसको इग्नोर करना है। क्लियर एकदम? वेरी गुड। चलिए अब एक आध सम फटाक से डिस्कस कर लेते हैं। एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड द कंपोनेंट बी एंटर्ड इन द स्टोर्स लेजर इफ द फॉलोइंग इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। 200 यूनिट्स मैंने खरीदे हैं 5 रुपए पे, 1000 रुपए, इसमें से 20% का डिस्काउंट मिला। अब कुछ बता नहीं रहा क्वेश्चन में कि ये डिस्काउंट कैसा है, तो हम जनरली एज्यूम करेंगे ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट हमारे मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है, हम इसे माइनस करके हटा देंगे। मैंने सप्लायर को पेमेंट किया 800, जीएसटी इसमें दिया 120, टोटल कॉस्ट आ गई 920, पैकिंग चार्ज लगा 50 रुपीज, 970 का मैंने पेमेंट किया।
अ 2% डिस्काउंट विल बी गिवन फॉर पेमेंट इन 30 डेज। देखिए मैंने बताया था, यहाँ पे बता रहा है कि अगर मैं 30 डेज के अंदर पेमेंट कर दूं तो मेरे को 2% का एक एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ये क्या है हमारा कैश डिस्काउंट, इग्नोर करिए, कुछ नहीं करना है। डॉक्यूमेंट सब्सटैंशिएटिंग पेमेंट ऑफ IGST इज एनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग GST इनपुट। बता रहा है कि हमने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए हैं ताकि हमें GST का इनपुट मिल जाए। तो GST का इनपुट मिल रहा है तो वो तो गवर्नमेंट से आ गया, क्या वो मेरे मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आने वाला है? 1000 आया, इसमें से 200 डिस्काउंट मिला, रेट डिस्काउंट तो माइनस करना है 800। GST मेरे को रिफंड हो जाएगा तो क्या ऐड होगा? नहीं होगा, नहीं करना है ऐड। और पैकिंग चार्जेस 50 रुपीज़, ये तो नॉन रिटर्नेबल है, मतलब मेरे को देना पड़ेगा। तो मेरी मटेरियल की कॉस्ट क्या आ गई? 850। देखिए कितना सिंपल है, ये हो गया। हमें क्या निकालना था? पर यूनिट निकालना है। तो 850 मैंने कितने यूनिट्स मंगाए? 200, डिवाइड कर दीजिए 850 अपॉन 200, 4.25। एकदम सिंपल, क्लियर है। Audio Jungle. Audio Jungle.